वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 17। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए क्या है। ए, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। टू कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना। सी है सो द करेक्ट पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों का की सही स्थिति दर्शाना। डी, एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना। तो देखिए, बुक कीपिंग का मेन मकसद होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी, दैट इज कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है। कहते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की कौन सी ऐसी अवधारणा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जनरली क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेज आते हैं और रेवेन्यू इनकम्स आती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपेंसेज और इनकम को मैच करा जाता है। अगर इनकम एक्सीड करती है एक्सपेंसेज से तो प्रॉफिट आता है, और अगर एक्सपेंसेज एक्सीड कर जाते हैं इनकम से या प्रॉफिट इनकम से तो क्या हो जाता है, लॉस आता है। तो ये जो सब कुछ होता है वो एक कॉन्सेप्ट के तहत होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, बी रियलाइजेशन वसूली कॉन्सेप्ट है, सी मैचिंग कॉन्सेप्ट मिलान है, डी डिस्क्लोजर मतलब कि प्रकटन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ऐसा होता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है। ऑप्शन देखिए, ए नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, बी इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सी ट्रेड साइकिल यानी कि व्यापार चक्र, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड साइकिल, ये सब व्यापार की विषय वस्तु में यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं, और डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इज द पाइवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, दिस स्टेटमेंट वाज स्टेटेड बाय। धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है, ये कथन व्यक्त किया गया था। ऑप्शन देखिए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ द नेशन, तो ये धन के पक्ष में थे कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का ही विज्ञान है। लेकिन बी अल्फ्रेड मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल ऐसे जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने समाज कल्याण पे ज़्यादा जोर दिया था। इसी हिसाब से जे.एम. कीन्स और डी कौटिल्य दिया हुआ है ऑप्शन। लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो टॉपिक है, जो डेफिनेशन है कि धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है, इसको जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस में देखिए, मैक्स मुलर यानी कि मैक्स मुलर, बी कार्ल मार्क्स है, और सी एडम स्मिथ है, डी सैमुअल्सन है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में जो बुक लिखी थी वो बुक के बाद में इन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ कहा था इकोनॉमिक्स को, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। डिमांड फॉर फर्नीचर इज ए, फर्नीचर के लिए मांग है। ऑप्शन देखिए, कंज्यूमर्स डिमांड है, उपभोक्ता मांग है, बी ड्यूरेबल डिमांड यानी कि स्थायी मांग है, सी प्रोड्यूसर डिमांड है, उत्पादक की मांग है, डी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि देखिए ये फर्नीचर कंज्यूमर की भी डिमांड हो सकती है और ड्यूरेबल डिमांड, क्योंकि जो फर्नीचर होता है एक अच्छे यानी कि लंबे समय तक के लिए टिकता है।
तो ये दोनों बातें हो सकती है। प्रोड्यूसर डिमांड इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि वो एज एन इन्वेस्टर, एज ए मैन्युफैक्चरर वर्क करता है, कुछ और भी प्रोड्यूस करेगा। तो फर्नीचर से ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं इसको कि मांग के नियम का अपवाद है ना। तो ये अपवाद का मतलब जो मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप, जहां पर प्राइसेस के घटने से डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड घटती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि मेडिसिन की कंडीशन है, मेडिसिन है या मैच बॉक्स या साल्ट या कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि नहीं अभी प्राइसेस घटे हैं, मेडिसिन ज़्यादा ले लीजिए, तो ऐसा कोई करने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। इस पर कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर ज़रूरत के हिसाब से एक्सपेंसेस करेगा, उस पर प्राइसेस का कोई इफेक्ट नहीं आता। सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील जैसे कि अब कुछ महंगी लग्जरीज गाड़ियाँ होती हैं या फिर ऐसे ज्वेलरीज होती हैं जिनको लोग ऐसे मतलब कि एक अपने आर्टिकल्स को स्नॉब अपील को दिखाने के लिए करते हैं, दिखावा करने के लिए आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड आप देखेंगे कि डायग्राम ऐसे बनता है, जबकि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता, गिफेन पैराडॉक्स। ये रॉबर्ट गिफेन के द्वारा ये दिया गया था एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो इसीलिए इसको गिफेन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सी डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों के विभिन्न प्रयोग। डी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य। तो इन सब का जो है इनमें से बी ही राइट ऑप्शन होगा, गिफेन पैराडॉक्स। उत्पादों के विभिन्न प्रयोग का एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड से कोई जो है फर्क नहीं होता मल्टीपल यूजेस से, और प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन। तो दीर्घकाल में लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है, यानी कि अब जो क्वांटिटी है कोई भी एक्स कमोडिटी की, तो किन से डिपेंड करता है। कोई भी इनपुट है हमारे, तो इनपुट किस चीज़ का हो सकता है, लेबर का हो सकता है, कैपिटल का हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है कि रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल पर। बी फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबल। सी रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर्स, यानी परिवर्तनशील घटकों के प्रतिफल पर। डी रिटर्न टू द फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर घटकों के प्रतिफल पर। तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि दीर्घकाल में लागत और उत्पत्ति का संबंध, देखिए जो शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट रन जो समय होता है, कम समय में हम क्या चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर तो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके, जैसे कि कैपिटल है या लैंड है, उसमें हम चेंजेस नहीं करते, वहाँ पर हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे जो भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो और चाहे वेरिएबल फैक्टर्स हो, सारे ही वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मशीनरी में भी चेंजेस कर सकते हैं, हम लेबर की संख्याओं में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो संबंध है वो इसमें ऑप्शन में रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल पर है। बी फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबल, चरों के निश्चित अनुपात पर। सी रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील घटकों के प्रतिफल पर। डी रिटर्न टू द फिक्स्ड फैक्टर। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए रिटर्न टू स्केल, यानी कि पैमाने के प्रतिफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है। ऑप्शन देखिए टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम सारी यूनिट्स का कंजम्पशन कर लेते हैं, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक और अतिरिक्त यूनिट कंज्यूम करने से जो मिलने वाली उपयोगिता, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और एडिशनल यूटिलिटी भी एक तरह से मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि एक अलग से जो यूटिलिटी मिलती है, और डेराइव्ड यूटिलिटी। तो यहाँ पर पूछा गया कि अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ। उत्पादन फलन किसका संबंध है। तो देखिए कॉस्ट एंड प्रॉफिट, लागत एवं लाभ का। अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, बी इनपुट एंड आउटपुट का, आगत एवं निर्गत का। सी प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ एवं हानि का। और डी
प्राइस एंड डिमांड यानी कीमत तथा मांग का। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो किसका होगा, जो भी चीज़ें इनपुट करी जाएंगी, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, जो भी इनपुट करोगे, इनपुट में क्या करोगे, लैंड करोगे, कैपिटल करोगे, ऐसी चीज़ें जो भी प्रोडक्शन में लगाओगे उन्हीं के इनपुट लगाओगे तो उसी की वजह से आउटपुट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, बी इनपुट एंड आउटपुट, सी प्रॉफिट एंड लॉस का, डी प्राइस एंड डिमांड का। तो प्रोडक्शन फंक्शन इसका राइट आंसर बी होगा, इनपुट एंड आउटपुट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। ऑप्शन देखिए, फ्लो कॉन्सेप्ट यानी प्रवाह संकल्पना, बी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की व्यवस्था, सी क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स आगतों की मात्रा, डी स्टेट ऑफ इनपुट्स आगतों की व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि इनमें से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, को सी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। देखिए जो यहाँ पर गुण की बात करी गई है तो फ्लो कॉन्सेप्ट, यहाँ पर प्रवाह संकल्पना होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे, और इनपुट से भी, स्टेट ऑफ इनपुट से भी आएगा, क्वांटिटी ऑफ इनपुट ये कोई भी इसमें एक गुण नहीं है, बाकी सारी चीज़ें गुण में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि मार्केट की एक ऐसी पोजीशन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं वहां पर, और वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ गुड्स है, यानी कि एक रूपता है, होमोजीनिटी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, सब चीज़ों को, सबको उस बाज़ार के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज का भी एक फीचर मौजूद हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो कहते हैं इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। किस बाजार संरचना में मांग पूर्णता लोचशील है। ऑप्शन देखिए, ए डुओपोली, बी परफेक्ट कंपटीशन, सी मोनोपोली, और डी ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैसे तो परफेक्ट कंपटीशन होगा, लेकिन आइए देख लेते हैं डुओपोली में कोई भी दो ऐसी फर्म होती हैं। बी में परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। और सी क्या था, मोनोपोली का मतलब हो गया कि एक कोई सेलर एक है और परचेजर बहुत सारे हैं। और डी ओलिगोपोली का मतलब होता है कि जैसे कुछ फर्म मिलकर के एक साथ में और प्रोडक्शन करती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ ही फर्म्स होती हैं ऐसी मार्केट में, जैसे कि आप जो है मोटर बाइक और या कार की मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हैं जनरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपना प्रोडक्ट करती हैं, और यहाँ पे इनका फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स होता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आपस में वो किसी से किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं करेंगे प्राइसेस को लेकर के, कि प्राइसेस की वजह से अगर करेंगे तो उसमें जो पब्लिक है उनका फ़ायदा होगा, इसलिए वो यहाँ पर प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं रखते, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोज, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन देखिए, अर्थमेटिकली अंकगणितीय रूप से, बी ज्योमेट्रिकली ज्यामितिक रूप से, सी कांस्टेंट रेट स्थिर दर से, डी नन ऑफ द अबव। तो माल्थस के बारे में इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था माल्थस ने, और इनके हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि ज्योमेट्रिकली होती है, ज्यामितिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन पर। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति, कहाँ, स्क्वायर फुट पे, स्क्वायर मीटर पे, स्क्वायर इंच पे, डी स्क्वायर किलोमीटर पे। तो इसका राइट आंसर होगा डी स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर पे। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज, भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से एक है। ऑप्शन देखिए, पेमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट्स इन रुपीज़ यानी आयात का रुपयों में भुगतान, बी इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट निर्यात की मात्रा में होने वाली वृद्धि, सी अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इन रुपीज़, तो जो आयात करते हैं तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा रुपीज़ का, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये तो एक अच्छी बात है कि निर्यात की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया कि अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो अगर मेन समस्या है वो यही है कि व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूटी विच इज इम्पोज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। माल के आयात एवं निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं।
तो माल के आयात और निर्यात पे जो शुल्क लगाया जाता है उसको कहते हैं बी, यानी कि कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इम्पोज किया जाता है। और एक्साइज ड्यूटी ये प्रोडक्शन पे होता है। परचेज एंड सेल ड्यूटी कुछ आजकल जो एक सब्ज्यूम्ड कर लिया गया, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ही सारी तरह के टैक्सेज को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये परचेज एंड सेल ड्यूटी या ट्रेड ड्यूटी नहीं होगा, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी नॉर्मल सेंस इंक्लूड, साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें यह शामिल है। ऑप्शन देखिए, करेंसी मुद्रा, बी करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, सी बैंक करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट, डी आर लिक्विड एसेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। मुद्रा एवं मांग जमा राशि ही साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ये में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू, मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है। मुद्रा के मूल्य जो है उसे क्या तात्पर्य, एक गोल्ड परचेज बाई मनी, यानी कि मनी से हम जो गोल्ड परचेज कर सकते हैं, मुद्रा खरीदे गए स्वर्ण के माध्यम से मतलब। और बी है जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से। सी डिमांड फॉर मनी, मुद्रा के लिए मांग से। डी वैल्यू इंट्रिंसिक इन मनी, मुद्रा में अंतर्निहित मूल्य से। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ मनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक को की क्रेडिट पावर को लिमिट करने के लिए कौन इसका अधिकारी होता है जो इसको लिमिट कर सकता है? वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि इसके अधिकार को रोक सकता है अगर इनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर ज़्यादा बढ़ गई है या उन्होंने क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर रखी। तो निम्नांकित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है? तो ऑप्शन देखिए लिखा फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर पॉलिसी उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। बी बैंकिंग लॉज, बैंक के नियम कानून। सी रेपो रेट्स यानी कि रेपो दरें। और डी बिजनेस परमिशन, व्यवसायिक निराशावाद, पेसिमेशन है, बिजनेस पेसिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक लोन लेती है, यानी कि कमर्शियल बैंक जो लोन लेती है किनसे, जो बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो उनको दिया जाता है लोन, तो वो रेपो रेट यानी कि बैंक दरें वो बढ़ा देती हैं। और बैंक दरें बढ़ाने की वजह से इनकी जो क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी है वो इफेक्टेड हो जाती है और कहीं ना कहीं इनकी क्षमता पर असर आता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोन बांटने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वेज ऑन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है। ए सोशल इकोनॉमिक सब्जेक्ट, सामाजिक आर्थिक विषयों पर। बी एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट, कृषि एवं उद्योग संबंधी विषयों पर। सी डेमोग्राफिक इशूज, जनसांख्यिकी संबंधी विषयों पर। और डी ऑल ऑफ देवो, उपर्युक्त सभी विषयों पर। तो देखिए जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्वे इन सभी विषयों पे ही करता है, चाहे वो सामाजिक हो या कृषि हो या जनसांख्यिकी हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ देवो, उपर्युक्त सभी विषयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज इन 2 कैटेगरीज, रूरल और अर्बन। वैसे जो क्लासिफिकेशन होता है वो गुणों के आधार पर अगर होता है तो गुणों के आधार पर कैसे हो सकता है कि हाँ उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी कर्तव्य निष्ठा पे या उनके बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं। लेकिन जब गुण क्लियर नहीं है यानी कि ऐसे गुण नहीं है तो वो एक साधारण गुण की तरह से उन पर जो है डिवीजन होता है। यहाँ पर जो ये ग्रामीण एवं शहरी है ये गुण के हिसाब से ये, लेकिन क्या है कि ये साधारण वर्गीकरण है गुणों के आधार पे। ऑप्शन देखिए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, बी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, सी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वेश्चनायर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर ए सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? तो क्वेश्चनायर जो होता है वो
चाहे तो इन्फॉर्मेंट्स के थ्रू फील्ड किया जाता है और उनको ये क्वेश्चनायर भेजे जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो अपने आंसर्स को इसमें लिखें। जनरली इसमें 2 ही ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें कोशिश करी जाती है कि ऑप्शन यस या नो यानी हाँ या नहीं में ही ले लिया जाए, और इसलिए 2 ही आंसर इसका होना चाहिए। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ कि A3 B2 और C नो D मेनी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 15 और हरात्मक माध्य क्या है 9 है तो उनका समांतर माध्य होगा। देखिए गुणोत्तर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या है, मीन इनटू हार्मोनिक मीन यानी कि HM कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो गुणोत्तर माध्य दिया हुआ इसका कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और हमें मीन जो दे रखा है हरात्मक माध्य क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी कि ये तो 9 है तो हमें मीन निकालना है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखिए क्या करेंगे। अगर इस फार्मूले को ऐसे पुटअप कर देंगे इंटू HM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मीन हमें मालूम नहीं है तो ज्योमेट्रिक मीन तो मालूम है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 15 है, इसका कर देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 9, दिस गिव्स 25, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे हरात्मक माध्य, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड, एक पूर्ण सह संबंध जिस रूप से व्यक्त किया जाता है। देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो 2 ऐसी सीरीज हैं उनमें क्या रिलेशन है उन दोनों में, उनको बोलते हैं कोरिलेशन। अब जब ये दोनों सीरीज के रिलेशन होते हैं एक प्रोपोर्शनेट और एक ही तरफ होते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक ही दिशा में। अगर दोनों का विपरीत दिशा में जो है प्रोपोर्शन तो एक ही रहता है लेकिन जो उनका इंक्रीमेंट रहता है वो विपरीत दिशा में रहता है तो वो निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्ण सहसंबंध की बात होती है 2 सीरीज में, तो इनका कोरिलेशन प्लस या -1 होगा। यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन वर्ड अडायर मीन्स, लैटिन शब्द अडायर का मतलब क्या होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले करके लोग एक ऐसे इंसान के पास जाते थे जो कि निष्पक्ष बात करता था और उनकी बातों को सुनता था। तो ये अडायर शब्द का मतलब हियरिंग से है यानी कि लिसनिंग से है। तो ऑप्शन देखिए, टू एडजस्ट सुधारने के लिए, बी टू डेयर हिम्मत करने के लिए, सी टू हियर सुनने के लिए, डी टू हेयर यहाँ तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हियर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, प्रमाणन का उद्देश्य ए गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, बी गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, सी ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, डी नन ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ए एंड बी यानी कि दोनों। प्रमाणन का उद्देश्य, वाउचिंग का मतलब क्या होता है कि गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, दोनों तरह के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ऑडिटर का काम होता है और ये वाउचिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। तो अंकेक्षण के उद्देश्यों में क्या आता है कि वो वाउचिंग वेरिफिकेशन करके और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट से अपनी प्रतिक्रिया को देना ऑडिटर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, मूल प्रविष्टियों का अवलेखन करना, बी वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, सी डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना, डी डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी का पता लगाना। तो देखिए यहाँ पर सारे काम जो नीचे के 3 हैं, वित्तीय विवरण का सत्यापन करना ये जो है ऑडिटर के काम में आता है, और एरर्स को फाइंड आउट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, ये सब ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। लेकिन अगर बात करें कि रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, ये तो अकाउंटेंट करता है, ये ऑडिटिंग का वर्क नहीं होता। ऑडिटिंग तब शुरू होता है जब अकाउंटिंग खत्म हो जाता है और ये काम जो है वो अकाउंटिंग का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स। अब कैश सेल्स को वाउच करना है, निम्नलिखित प्रलेखों में कौन सा प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है।
तो देखिए इनमें से कौन कौन सा कैश के फेवर्स में है, कैश सेल्स के। ऑप्शन देखिए, डेली कैश सेल समरी, जी हाँ, इससे पता चलेगा कि कैश सेल्स कितनी हुई है। बी, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण। अब ग्राहक कौन से होंगे, जिनको क्रेडिट सेल्स किया गया होगा और उनसे वो एक तरह से डेटर होंगे, तो उनसे तो कैश का कोई संबंध नहीं है, कैश वसूली हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है कि। और सी ए सेल्समैन स्टेटमेंट की, विक्रयकर्ता जो सेल्स कर रहा है उसका स्टेटमेंट, या बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक में तो जितना भी कैश सेल्स हुआ होगा तो कैश वहाँ पे डिपॉजिट होती है, तो एक तरह से वो भी कैश सेल्स का एक प्रमाणन कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, बी होगा, क्योंकि मंथली स्टेटमेंट कस्टमर को सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि देखिए आपका इतना अमाउंट हमारे यहाँ पर बाकी है और आपको इतनी सेल्स हो चुकी है। तो कैश सेल्स यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ लीपो मेथड इज सुटेबल व्हेन प्राइसेज आर। लीपो विधि, लीपो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में सामान आया है परचेज करके उसको सबसे पहले निकाला जाए। ऐसी कंडीशन तब हो सकती कि भाई आखिरी में जो खरीदा गया, हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हों लगातार, तो क्या है कि सबसे आखिरी में जो आया है वो सबसे महंगा ही होगा और इस समय महंगे पे ही प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहले वही निकाल दो। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फॉलिंग गिर रही हो, बी राइजिंग बढ़ रही हो, सी कांस्टेंट स्थिर हो, इन ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज राइजिंग यानी कि बढ़ रही हो। और 30 क्वेश्चन लास्ट है हमारा आज का, वीडी एनालिसिस इज यूज फॉर द फॉलोइंग वेड, यानी कि विश्लेषण निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या होता है कि ए रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण, बी बजटरी कंट्रोल बजटरी नियंत्रण, सी इन्वेंट्री कंट्रोल स्कंद नियंत्रण, डी कैश बजटिंग रोकड़ बजटन। तो देखिए वीडी का मतलब वी फॉर होता है वाइटल और ई फॉर होता है एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल, और डी फॉर होता है डिजायरेबल, डी फॉर डिजायरेबल। तो क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा महंगे सामान होते हैं और जो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनको वाइटल में रखा जाता है, और इनको काफ़ी जैसे लॉकर वगैरह में रखना। ई फॉर एसेंशियल है कि हाँ रूम वगैरह में रखना, ऐसे सामान जिनके बिना प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है इनका, और एसेंशियल में होता है। और डी डिजायरेबल, ऐसी सामग्री जिनका अगर प्रोडक्शन में अगर वो हैं अवेलेबल तो ठीक है, नहीं है तो काम चल जाएगा, उनसे प्रोडक्शन ठप नहीं होगा। तो जनरली ये किस चीज़ के बारे में बताते, क्लैरिफाई करते, वो इन्वेंट्री के बारे में ही बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल, है ना। बाकी रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल और कैश बजटिंग से वीडी का कोई भी मतलब नहीं है। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 17। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप अब तक में किसी के यहाँ का या कहीं से भी आपने परचेज नहीं करा है कोर्स, तो हमारे यहाँ आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनका ये कहना है कि उन्होंने कहीं और से कोर्सेज वगैरह परचेज करे हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा या वहाँ पे लेकर के कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आपको कोर्स पूरा कराया जाएगा और अभी भी कोर्सेज चल रहे हैं, रनिंग में है यूपी टीजीटी या पीजीटी। तो आप सभी में से जो भी हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहें तो वो देरी न करें, शीघ्र ही परचेज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.